11वीं जमात। आज हम सबक सच्ची ज़िंदगी और रूहानी खुशी पढ़ेंगे। ये सबक जो लिखा है ये एक तर्जुमा है। सच्ची ज़िंदगी रूहानी खुशी एक तर्जुमा है जिसे सैयद आबिद हुसैन ने लिखा है। ये चैप्टर आपको पढ़ना है। इसकी पीडीएफ में ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। सैयद आबिद हुसैन। सैयद आबिद हुसैन कौन थे? डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन का वतन दाईपुर ज़िला फ़र्रुखाबाद उत्तर प्रदेश था। आबिद हुसैन की पैदाइश भोपाल में हुई। उनका बचपन दाईपुर और लखनऊ में हुआ। इब्तिदाई तालीम गांव के स्कूल में पाई। सानवी तालीम भोपाल में मुकम्मल करने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया। आला तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बरतानिया और बर्लिन यूनिवर्सिटी में हासिल की। सैयद आबिद हुसैन ने फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। जर्मनी से वापस आकर डॉक्टर जाकिर हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में तदरीसी खिदमात अंजाम देने लगे। तो ये थे सैयद आबिद हुसैन का सरसरी मुताला कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया, कैसे किया, ठीक है। अब इसके बाद उनका आता है कि अदबी खिदमात, यानी उन्होंने उर्दू अदब के लिए क्या किया। डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन अच्छे अदीब और मुतरजम थे, यानी ट्रांसलेटर थे। उन्होंने जर्मन ज़बान की कई किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया, जिनमें गोयटे की फाउसिस्ट सबसे अहम है। डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन ने महात्मा गांधी की खुदनविश्त माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का तर्जुमा तलाशे हक के नाम से, और यही वाला जो किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसी का ही तर्जुमा जो है तलाशे हक, इसी के चैप्टर से ये आपकी सच्ची ज़िंदगी रूहानी खुशी का मजमून लिया गया है, ठीक है। इसी किताब से, इनकी इसी किताब से तलाशे हक। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का तर्जुमा तलाशे हिंद के नाम से किया। उन्होंने कई किताबें लिखी जिनमें कौमी तहजीब का मसला और हिंदुस्तानी मुसलमान आईने अय्याम में उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बान में शाये हुई। उन्होंने ड्रामे भी लिखे। पर्दे गफलत उनका मशहूर ड्रामा है। पूछ लिया जाएगा कि सैयद आबिद हुसैन का मशहूर ड्रामा कौन सा है, तो पर्दे गफलत, ठीक है। वैसे वो एक अच्छे मुतरजिम थे। बेस्ट जो था उनका वो तर्जुमे का काम था, ठीक है। उनकी खिदमत के एतराफ़ में उन्हें पद्म श्री से नवाजा गया। ये मजमून महात्मा गांधी की आप बीती के उर्दू तर्जुमे तलाशे हक से लिया गया है, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो मजमून है इनकी सच्ची ज़िंदगी और रूहानी खुशी, उसका मैं सरसरी यहाँ पे खुलासा आपको बता दूँगी कि उसमें क्या क्या हुआ था। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगी मैं, और इंतहाई अफसोस के साथ मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे पास ये किताब नहीं है अभी अवेलेबल। नई आवाज़, ठीक है, 11वीं जमात की किताब है नई आवाज़, अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो जब भी अवेलेबल होगी तो मैं चैप्टर उसमें से आपको पढ़ाऊँगी। फ़िलहाल मैं इसका खुलासा पढ़ा देती हूँ। तो ये है खुलासा, ये मैं आपकी इसकी पीडीएफ दे दूँगी, और अगर बच्चों के पास ये बुक है तो ठीक है, नहीं तो मैं पीडीएफ दे दूँगी, उससे भी बच्चे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें सरसरी आपको बता दे रही हूँ, बहुत ही लंबा खुलासा है, लेकिन मैं आपको जो मेन जो बातें हैं इसमें वो बता दे रही हूँ कि ये जो एक्चुअल जो कहानी है वो है महात्मा गांधी की, ठीक है। जब महात्मा गांधी इंग्लिस्तान गए थे पढ़ने के लिए, जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ के चीज़ों ने उनको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। वहाँ के कपड़े, वहाँ के बोलने का अंदाज़, रहन सहन, चलने फिरने का अंदाज़, लिबास, ये सारी चीज़ों ने उन्हें अपनी तरफ खींचा। तो जिस मेन मकसद के लिए गए थे, पढ़ाई, ये सब उन्होंने जो है इस पे ना तवज्जो जाकर उनकी इन सब चीज़ों पे तवज्जो जाने लगी। वो वहाँ के बनाव सिंगार करने लगे, वहाँ की चीज़ें सीखने लगे, जैसे यह है नाच, फ्रांसीसी ज़बान, खिताबत सीखना उन्होंने ज़रूरी जाना, और वायलिन बजाना, कैसे डांस किया जाता है, कैसे पार्टियों में जाया जाता है, कैसे क्लब में कपड़े पहने जाते हैं, ये सारी चीज़ें वो सीखने लगे। लेकिन जब उन्होंने एक किताब पढ़ी, ठीक है, बेल की किताब जब पढ़ी तो उन्हें एक
पिट की एक स्पीच से इब्तिदा की, लेकिन बेल की किताब ने मुझे ख्वाब गफलत से बेदार किया। तो बेल की किताब ने उनको ये एहसास दिलाया कि वो ये सब गलत कर रहे हैं, वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पे वो बसने के लिए। उन्हें आखिर अपने हिंदुस्तान जाना है और वहाँ के लिए उन्हें वहाँ की भलाई के लिए अपनी पढ़ाई इस लायक बनाना है कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर सके। तो फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी, नाच गाना, वायलिन सीखना, बनाव सिंगार, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे छोड़ दी और फिर वो पूरे तौर पर वहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ने के ख्याल से रहने लगे और अपनी जो ज़रूरियात थी, जो उन्होंने फजूल खर्ची की थी, उन सब पे भी वो कटौती करने लगे। और यही सारी चीज़ें इसके अंदर हैं कि कैसे वो किफ़ायत-शुआरी से उन्होंने काम लिया। किफ़ायत-शुआरी यानी अपने बजट के अंदर रहते हुए भी पैसे बचा कर जीने का सलीका सीखना कि मैं कैसे 2 पैसे बचाकर अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें उन्होंने ध्यान दी कि जो रूहानी खुशी है वो इसी में है कि जो हम हैं उस चीज़ को हम कबूल करें, ना कि दूसरों के रंग में रंग कर हम अपनी असलियत को खो दें। ये चीज़ें उन्होंने सीखी वहाँ पे और फिर वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई की, मन लगा कर पढ़ाई की। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, कि पढ़ाई हम ऐसे करें, मतलब हम ऐसे काम करें कि जिससे हमें भी उस चीज़ का फ़ायदा हो और हमारे हिंदुस्तान मुल्क को भी, यानी जहाँ के हैं हम, जहाँ के हम निवासी हैं, उस मुल्क को भी हम फ़ायदा दे सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी इसमें। उसके बाद इसके ये सवाल आते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। तो ये सवाल है कि मुसन्निफ़ को किस चीज़ ने ख्वाब गफलत से बेदार किया था। तो बेल की किताब ने सदाए जर्स बनकर मुसन्निफ़ को ख्वाब गफलत से बेदार किया। ठीक है, जर्स कहते हैं अलार्म, ठीक है, घंटी की आवाज़, मतलब एक अलार्मिंग वो था, स्पीच थी इनकी कि जिसने उनको झंझोड़ के ख्वाब गफलत से बेदार किया। दूसरा है कि मुसन्निफ़ ने ख़ताबत के उस्ताद से क्या दरख्वास्त की। मुसन्निफ़ ने ख़ताबत के उस्ताद से दरख्वास्त की कि आइंदा मुझे हाज़िरी से माजूर रखे। उसके बाद है तीसरा कि मुसन्निफ़ वायलिन क्यों बेचना चाहता था। तो जवाब है ख्वाब गफलत से बेदार होने पर मुसन्निफ़ ने सोचा कि मैं तालिब इल्म हूँ। मुसन्निफ़ कौन? गांधी जी के तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई की फ़िक्र करनी चाहिए। वायलिन तो मैं हिंदुस्तान में भी सीख सकता हूँ। इन ख्यालात के आते ही मुसन्निफ़ ने वायलिन सिखाने वाली से दरख्वास्त की कि मेरा वायलिन जिस कीमत पर हो बिके बेच दे, जिससे उन्हें कुछ पैसे भी मिल जाए जो उनके किफ़ायत-शुआरी में काम आ सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है मंदरजा ज़ैल अल्फाज के मायने लिखे। प्रिय मशक़ी सवालात जो आपकी किताब में शामिल हैं। गांधी जी के इंग्लिस्तान के क़याम के इब्तदाई दिनों में क्या क्या शौक़ थे, यानी कि शुरुआत में जब वो इंग्लिस्तान गए तो उनके क्या क्या शौक़ पैदा हुए वहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। गांधी जी तालीम हासिल करने की गर्ज से जब इंग्लिस्तान में क़याम पज़ीर थे, वहाँ रहते थे, तो ख़ुद को इंग्लिस्तान की सोसाइटी के काबिल नहीं समझते थे। वो कमतर वहाँ पे महसूस करने लगे ख़ुद को कि मैं यहाँ के लायक नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ के लायक बनना है। उन्होंने सोचा कि इंग्लिस्तान की सोसाइटी के मुताबिक जेंटलमैन बनकर रहा जाए। सूट, टाई, हैट, घड़ी के लिए सोने की जंजीर, बालों के स्टाइल के अलावा नाच, फ्रांसीसी ज़बान, खिताबत यानी बोलचाल का अंदाज़, कैसे हम दूसरों से स्पीच करेंगे, दूसरों से गुफ्तगू करेंगे, वो वाला अंदाज़, और वायलिन गांधी जी के इब्तिदाई दिनों के शौक़ बन गए। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, कौन सी किताब ने गांधी जी को ख्वाब गफलत से बेदार किया। तो बेल की किताब ने सदाए जरस बनकर गांधी जी को ख्वाब गफलत से बेदार किया। गांधी जी ने किफ़ायत-शुआरी के लिए क्या किया। ठीक है, तो किफ़ायत-शुआरी के लिए गांधी जी ने अंग्रेज़ ख़ानदान के साथ रहना छोड़ दिया। रस्मी माशरत की बेजा पाबंदी से जो बोझ गांधी जी के जेब खर्च पर पड़ता था उसे रोका और अलग कमरा लेकर रहना शुरू कर दिया और अपने काम के लिहाज से मकाम तब्दील करते रहे। इससे उन्हें किफ़ायत भी हुई और तजुर्बे में भी इजाफा हुआ। जहाँ उन्हें काम करने के लिए जाना होता वहाँ पैदल चले जाते, अगर कुछ दूरी पर जाना होता तो मजबूरन सवारी पर जाते। इस तरह पैदल चलने से वर्जिश भी हो जाती थी और किफ़ायत भी और किराए की भी बचत हो जाती थी। यानी कि वहाँ पे जो मतलब रस्मी माशरा थी, पहले तो उन सब चीज़ों को उन्होंने छोड़ा,
ठीक है। उसके बाद अपने काम के लिहाज से वो कमरे किराए पर लेते थे, यानी जहाँ उनका काम होता था वहीं वहीं आसपास ही वो लोकल एरिया में रहते थे, ताकि उनके आने जाने के जो पैसे हैं वो बचा करें। और अगर पास में ही कहीं पे उनको जाना होता था तो पैदल ही जाते थे, और अगर बहुत ज़्यादा दूर होता जहाँ वो पैदल नहीं जा सकते तभी वो जाकर कोई सवारी करते थे, बस वगैरह करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। लातिनी ज़बान सीखने से क्या क्या फ़ायदे मुमकिन थे। तो लातिनी ज़बान सीखने से अंग्रेज़ी ज़बान पर उबूर और कानून की किताबों के समझने में मदद मिलना मुमकिन थी। इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, इसलिए लातिनी ज़बान इन्होंने सीखना बहुत ज़रूरी था इनके लिए। सादा ज़िंदगी को गांधी जी ने क्यों पसंद किया? गांधी जी दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, फिर भी उनकी बढ़ती हुई ख्वाहिशात और ज़रूरियात ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि अगर अखराजात यानी पैसों की फजूल खर्ची ख़ानदान की आमदनी से ज़्यादा बढ़ते रहे, भाई उनके मुतालबे किस तरह पूरे करते रहेंगे, यानी उनके जो खर्चे हैं, उनके जो ज़रूरत है वो कितने पूरे करेंगे उनके भाई। इस ख्याल के आते ही गांधी जी ने सादा ज़िंदगी गुजारना पसंद किया। इससे उन्हें सच्ची और रूहानी खुशी हासिल हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें पूरे 5 सवाल है टोटल, ये 5 सवाल आपको करने हैं। इसके बाद आती है बात कवायद की। फ्रांसीसी ज़बान सिफत की क्या पहचान है? फ्रांसीसी जिसके भी आगे जो वो है जगह का नाम लग जाए तो वो हो जाती है निस्बती। ठीक है, फ्रांसीसी ज़बान यानी कहाँ की ज़ुबान है ये? फ्रांस की। मगरबी मौसीकी कहाँ की मौसीकी है? मगरिब की। तो ये एक निस्बत लग गई कि कहाँ की, तो वो निस्बती हो जाएगी। ठीक है, निस्बती। चंद दोस्त, तो ये हो जाएगा ये अददी। ठीक है, अददी यानी गिनती, गिनती के कितने थे? चंद थे, तो वो हो जाएगा अददी। रूमी कानून, तो ये भी निस्बत हो जाएगा। कहाँ का कानून? रोम का। 2-4 सबक, तो ये भी अदद हो जाएगा। कितने सबक? तो 2-4। कहाँ के जब ये आ जाए बात तो वो निस्बती हो जाएगा। कितने आए अगर उसमें क्वेश्चन मार्क कितने, तो वो हो जाएगा अदद में शामिल हो जाएगा। बाज़ किताबें, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, तो ये मिकदारी हो जाएगी, जिसको हम गिन नहीं सकते मिकदार में, यानी तोल के उसमें हम ले सके, तो वो हो जाएगा मिकदारी। सादा ज़िंदगी रूहानी खुशी, तो ये हो जाएगी ज़ाती सिफतें ज़ाती। ठीक, अब ये है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से इसमें आम और इसमें ख़ास के निशानदेही कीजिए। तो इसमें आम इसमें ख़ास, अब हमारे पास किताब तो है नहीं कि हम इसमें ये तो पूरा मतलब जवाब बता दिया गया है। तो इसमें आम है खाना, नाश्ता, मुल्क, बीमारी, गाड़ी, कपड़ा। इसमें ख़ास है अंग्रेज़ी, हिंदुस्तान, बुखार, बस, टोपी, ज़ुबान। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है।